बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट लेते हैं पेंशन के टॉपिक से। पेंशन को लेके भी जी छोटे मोटे मसले मसाइल एग्जाम में आ जाते हैं, तो लेट्स सी। लास्ट क्लास में स्ट्रांगली बिलीव कि हम प्रॉपर्टी इनकम हर लिहाज से खत्म कर चुके हैं एंड आई डिड मेंशन एट द एंड ऑफ द क्लास कि अब हम पेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। और पेंशन के बाद ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। बेटा इसके बाद हम जाएंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम पे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पेंशन प्लान का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर हम मेन पॉइंट्स पे आ जाएंगे। एक्चुअली अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके जैसे जितने कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली वहां पे ना लोग अपनी रिटायरमेंट की एज के लिए बड़े परेशान रहते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट कि जब हम रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे तो हम अकेले ना हो, हमारे पास पैसे हों, क्योंकि वैसे तो अकेले ही होंगे, अल्लाह माफ करे। तो उनको पता है जी बाकी तो कोई होने वाला नहीं है हमारे साथ, कम से कम पैसे दो ताकि रिटायरमेंट की एज पे हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां का कल्चर अल्लाह माफ करे डिफरेंट है। तो इसलिए वो लोग रिटायरमेंट की एज के लिए परेशान रहते हैं, डिफरेंट पेंशन स्कीम्स लेते रहते हैं। फिर वहां की जो टैक्सेशन अथॉरिटीज है वो भी इस चीज को इनकरेज करती हैं कि लोग पेंशन में कंट्रीब्यूट करें, पेंशन स्कीम्स लें, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पालना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है यार हम क्यों पालें, अल्लाह माफ करे, लो पेंशन की पॉलिसीज अपने लिए। तो थोड़ा अजीब सा कल्चर है भाई। अपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिंपल है, ठीक है। बुजुर्गों की एज जितनी ज्यादा है वो उतने ज्यादा काबिल एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर डर भी लगता है, आपको तो पता है हमारे बुजुर्ग सुना भी देते हैं टाइट वाले। तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब सुनिएगा, पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में बेटा दो पेंशन है, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान और एक पर्सनल पेंशन प्लान है। पर्सनल पेंशन और ऑक्यूपेशनल पेंशन का हल्का सा आइडिया पहले कभी आया था, पर्सनल का तो आ चुका है। पर्सनल पेंशन प्लान की कुछ बातें अगर मैं रिवाइज करवा दूं आपको, पर्सनल पेंशन प्लान की, आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको 80% लिया जाता है, 20% बेसिकली एचएमआरसी देगा। आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको 80% माना जाता है, 20% एचएमआरसी देगा। ग्रॉस पीपीसी से आपका बेसिक रेट बैंड भी बढ़ेगा और हायर रेट बैंड भी बढ़ेगा। ग्रॉस पीपीसी से आपका बेसिक रेट बैंड भी बढ़ जाएगा और हायर रेट बैंड भी बढ़ेगा। और फिर आपका जो ग्रॉस पीपीसी वो एडजस्टेड नेट इनकम को कम करता है, क्योंकि एडजस्टेड नेट इनकम आपको पता है 1 लाख से जैसे ही ऊपर होती है तो हमारा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपका एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो जाए तो हमारा पर्सनल अलाउंस ही जीरो हो जाता है। ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान का अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान तो देखिए किसी इंडिविजुअल को सिर्फ उसी वक्त नसीब होगा जब दो बातें हो, एक उसकी यूके में जॉब हो, ठीक है, समवन इज वर्किंग समवेयर, किसी कंपनी में काम कर रहा है। सेकंड, उसका एम्प्लॉयर एक पेंशन प्लान को रन करे, जो कि नॉर्मली वो रन करता है। तो एम्प्लॉयर जिस पेंशन प्लान को रन करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान कहते हैं, ठीक है जी। अब सुनिएगा, ओपीपीसी की अगर हम बात करें, पेंशन प्लान विच इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉय के लिए एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, उस पे एम्प्लॉय ने कोई टैक्स नहीं देना। रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है, या फिर अगर बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयर है पर्सनल पेंशन प्लान में भी अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय के लिए एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, एम्प्लॉय को उस पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे अपने एम्प्लॉइज के लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करे या पर्सनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉयर के लिए एक अलाउएबल एक्सपेंस है और एम्प्लॉयर उसे अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस करता है। If employer makes contribution then it is exempt benefit for employees. When employee makes, employee अगर occupational pension plan में contribute करता है खुद, employee अगर occupational pension plan में खुद contribute करता है तो उससे उसकी employment income कम होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी बंदा पीपीसी में contribute करता है अपने लिए जब आप पीपीसी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका एक्सपेंस नहीं होता। आप अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो पीपीसी में जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया वो आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंस है। When employee makes contribution then it will be allowed expense, for example which will be deducted from his or her employment income. एक एम्प्लॉय जब ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में खुद कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम हो जाएगी।
When employer makes contribution, it will be allowed expense. Employer जब contribute करता है तो उसके लिए allowed expense. For example, which will reduce trading income of employer. PPC का हमें पता है जी, PPC के हमें benefits पता हैं. Employer contribute in OPPC, exempt for employee और employer के लिए allowable expense. Next page पे चलते हैं. Okay. अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जागते रहिए. व्हाट इज दैट? अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंडिविजुअल पेंशन प्लान में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है. इसका जवाब सुन लें. एक इंडिविजुअल पेंशन प्लान में जितना दिल करे कंट्रीब्यूट कर ले, लेकिन HMRC ने एक लिमिट रखी है. उस लिमिट को हम कहते हैं एनुअल अलाउंस ऑफ पेंशन. पेंशन का जो एनुअल अलाउंस है, टैक्स है 21, 22 और इससे पहले भी 40,000. यानी कि जो पेंशन अलाउंस है दैट इज 40,000. अब बेटा सिर्फ एक ही सवाल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. सवाल ये पैदा होता है एक इंडिविजुअल अगर 40,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो क्या होगा. और सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर एक इंडिविजुअल 40,000 से कम कंट्रीब्यूट करे तो क्या होगा. तीसरा सवाल ये कि जो पेंशन अलाउंस की लिमिट है ये कंज्यूम कैसे कैसे होती है. रिपीट प्लीज, जागते रहें खुदा के लिए. ये जो पेंशन अलाउंस की लिमिट है 40,000 पाउंड की. पहला सवाल ये कि यार अगर कोई 40,000 से कम कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा. दूसरा सवाल ये कि अगर कोई 40,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दे तो क्या होता है. तीसरा सवाल ये कि जो पेंशन अलाउंस की 40,000 की लिमिट है ये किस तरह से कंज्यूम होती है. पहला सवाल सुन ले. अनयूज्ड एनुअल अलाउंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं 3 इयर्स तक और उसको FIFO बेसिस पे यूज करते हैं. रिपीट, अनयूज्ड एनुअल अलाउंस. मिसाल के तौर पे आप एक ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान या पर्सनल पेंशन प्लान के मेंबर हैं और आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या 10,000 या 5,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो अनयूज्ड लिमिट है उसको हम अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं और FIFO बेसिस पे यूज करते हैं. मिसाल के तौर पे लेट्स से करंट टैक्स ईयर है 21-22, 18-19 में आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, 40,000 वो अवेलेबल है 19-20, 20-21, यानी कि करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड जो अवेलेबल होगा 1,20,000 होगा. करंट ईयर का अपना 40, तो टोटल जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो 1,60,000 हो सकता है. तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं. अगर एक इंडिविजुअल 40,000 से कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जो अनयूज्ड एनुअल अलाउंस है उसको हम 3 साल तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. इस पे मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा ताकि बात थोड़ी सी आपको और क्लियर हो अनयूज वाले पॉइंट पे. मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स ये कहता है कि मैंने 18-19 में लेट्स से ग्रॉस पीपीसी किया 25,000, मैंने 19-20 में ग्रॉस पीपीसी किया 30,000, मैंने 20-21 में ग्रॉस पीपीसी किया 40,000 और 21-22 में वो ग्रॉस पीपीसी करने जा रहा है 50. ओके, ये स्टेटस है. और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताएं एट द एंड ऑफ 21-22 कितना अनयूज एनुअल अलाउंस की लिमिट होगी. अनयूज एनुअल अलाउंस की लिमिट हमसे पूछी जा रही है. ओके, प्लीज सुनिएगा. यहां पे मैं लिखता हूं जी यूज्ड एनुअल अलाउंस. अब बहुत ध्यान से सुनिए, कितना एनुअल अलाउंस आपने यूज किया, बल्कि यहाँ अनयूज आना चाहिए. अनयूज, सॉरी, अनयूज. जस्ट अ मिनट, नॉट यूज. ओके, देखिए ग्रॉस पीपीसी ये बंदा कर चुका है. 18-19 में से 25,000 किया था, 19-20 में से 30 किया है, 20-21 में 40 किया है, 21-22 में 50,000 कर रहा है. अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ अनयूज्ड अलाउंस. जागते रहिए.
बेटा आपकी जो लिमिट है ना वो 40,000 की, और 18-19 में आपने 25,000 कंट्रीब्यूट किया, इसका मतलब अनयूज कितना है 15। यहां भी 40 की लिमिट है, आपने 30 कंट्रीब्यूट किया है, अनयूज कितना है 10। यहां बेटा 40 की लिमिट है और आपने 40 ही कंट्रीब्यूट किया। आप सुनिएगा, करंट ईयर में आपने बेटा 50,000 कंट्रीब्यूट किया है। हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड 50। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, करंट ईयर में आपने 50,000 कंट्रीब्यूट किए हैं, हालांकि करंट ईयर की लिमिट तो खाली 40 है। अब होगा क्या, जरा जागते रहिए। मैंने देखा द लिमिट इज 40, यू हैव कंट्रीब्यूटेड 50। पहले 40 में से 40 माइनस करेंगे। अब आपने तो एक्चुअली 50 कंट्रीब्यूट किया और हमने माइनस सिर्फ कितना किया 40, स्टिल 10 इज लेफ्ट। वो जो 10,000 का मजीद ग्रॉस पीपीसी है वो अनयूज एनुअल अलाउंस जो प्रीवियसली आपके पास अनयूज लिमिट्स है वहां से माइनस होगा, और वहां से भी फाइफो बेसिस पे माइनस होगा। फाइफो मींस आप बेटा करंट ईयर से 3 साल पीछे जाएं। जब आप करंट ईयर से 3 साल पीछे जाएंगे तो आप 18-19 पे आएंगे। सबसे पहले जो अनयूज लिमिट है वो 18-19 की अनयूज लिमिट इस्तेमाल होगी। तो 20-21 में जो 50,000 है, सबसे पहले 21-22 का जो अपना टैक्स ईयर है उसके 40 में से 40 माइनस किया, फिर भी 10 बाकी है तो ये 10 यहां से माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ यहां 5 बाकी है, यहां 10 है, ये 0 है और ये भी 0 है। तो करंट ईयर में जो 21-22 में आपने 50,000 कंट्रीब्यूट किया वो इस्तेमाल यूटिलाइज कैसे हुआ, पहले करंट ईयर का एनुअल अलाउंस इस्तेमाल होगा, उसके बाद करंट ईयर से हम 3 साल पीछे जाएंगे और फाइफो बेसिस पे यूज करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, अब बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अनयूज्ड कैरी फॉरवर्ड बता दो इन 21-22 कि टैक्स ईयर 21-22 में आप कैरी फॉरवर्ड कितना करोगे। बेटा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जब हम कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी अनयूज्ड एनुअल अलाउंस की लिमिट सिर्फ 3 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको फाइफो बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज सुनिएगा, ये जो 18-19 में स्टिल 5,000 बाकी है, ये मजीद कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता बेटा, 21-22 में जो कैरी फॉरवर्ड होगा एक्चुअली वो 22-23 के लिए क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड। रिपीट, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 21-22 में जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 22-23 के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब ये कि 22-23 से अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड। तो 18-19 का जो अनयूज अमाउंट है वो 21-22 में मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं 21-22 में कैरी फॉरवर्ड करूंगा वो 22-23 के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। और रूल ये कहता है कि मैक्सिमम हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनयूज एनुअल अलाउंस को, 3 इयर्स तक। एक और एग्जांपल देखते हैं बात, ताकि थोड़ी सी और क्लियर हो। लेट्स से मिस्टर एक्स आपको ये कहता है कि जी मैंने 18-19 में ग्रॉस पीपीसी किया 40 का, मैंने 19-20 में ग्रॉस पीपीसी किया 20 का, 20-21 में कहता है मैंने ग्रॉस पीपीसी किया 50 का। इन करंट टैक्स ईयर, Mr. X is planning to contribute current tax year, which is 21-22, contribute 45,000 gross PPC. You are required to calculate unused annual allowance कैरी फॉरवर्ड इन 21-22। बेटा याद रखिएगा, जो 21-22 के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा वो 22-23 के टैक्स ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड होगा।
अब इसका तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैं बता रहा हूँ। अब करंट ईयर 21-22 है, सबसे पहले आप चेक कर लेंगे प्रीवियस 3 इयर्स में अनयूज कितना पड़ा हुआ, जागते रहिएगा। अनयूज बेटा लिमिट 40 की है, 40 यूज हो गया, अनयूज 0। लिमिट 40 की है, 20 यूज हुआ, अनयूज इज 20। फिर 20-21 में इन्होंने 50 कंट्रीब्यूट किया, 40 की लिमिट है, 40 माइनस किया या 0, बट स्टिल इन्होंने 50 कंट्रीब्यूट किया, तो स्टिल जो 10,000 बाकी है 20-21 का, उसको प्रीवियस अनयूज में से माइनस करेंगे। 18-19 में तो कुछ भी नहीं है, अगर 18-19 में कुछ अनयूज होता तो ये यहाँ जो 10,000 अभी भी बचा हुआ है वहां से माइनस करते हैं। 18-19 में कोई अनयूज नहीं है तो 10,000 यहां से माइनस हो गया, तो अनयूज कितना बच गया 10। रिपीट प्लीज, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 20-21 में इस बंदे ने ग्रॉस पीपीसी किया 50,000 का, 40 की लिमिट है, 40 में 40 माइनस किया 0, स्टिल 10,000 बाकी है, उसको पिछले अनयूज में से माइनस किया, अनयूज अभी भी 10 है। उसने हमसे ये पूछा है कि जो करंट ईयर है 21-22, इसमें कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, देखिएगा कुछ। करंट ईयर ये बंदा ग्रॉस पीपीसी कर रहा है 45 का, अब सुनिएगा 21-22 में, तो बेटा 21-22 में होगा क्या, 21-22 में हमारे पास जो लिमिट है 40,000, 40 में से 40 माइनस करेंगे 0, लेकिन ये ग्रॉस पीपीसी तो 45 कर रहा है, तो जो 5,000 अभी भी बाकी है, हम 21-22 से 3 साल पीछे जाएंगे और FIFO बेसिस पे उस 5,000 को अगर कोई भी अनयूज लिमिट बाकी है वहां से माइनस करेंगे। रिपीट, करंट ईयर में इन्होंने बेसिकली 45,000 कंट्रीब्यूट किया है, तो 40,000 तो हमने करंट ईयर के एनुअल अलाउंस की लिमिट में से माइनस कर दिया, स्टिल 5,000 बाकी है। रिमेनिंग 5,000 के लिए व्हाट डू वी डू, हम 21-22 से 3 साल पीछे जाएंगे और चेक करेंगे प्रीवियस 3 इयर्स में अनयूज एनुअल अलाउंस अगर कुछ पड़ा हुआ है, FIFO बेसिस पे उस 5,000 को वहां से माइनस कर देंगे। बेटा अब 21-22 से अगर 3 साल पीछे जाए तो ये पहला साल, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर 18-19 में कोई अनयूज होता तो मैं 5,000 को सबसे पहले यहां से माइनस करता, कुछ भी अनयूज नहीं है तो छोड़ दिया। अब अनयूज में यहां से माइनस करूंगा 5,000, स्टिल 5,000 इज लेफ्ट। अब सुनिएगा, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ 21-22 में कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। प्लीज यहां देखिए, अनयूज्ड एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड इन 21-22, अगर आप चेक करें जो 21-22 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बेसिकली वो 22-23 का क्या होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड। अब देखें मैक्सिमम 3 साल तक अनयूज्ड एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब अगर मैं 22-23 से 3 साल पीछे जाऊं तो, क्योंकि 21-22 का जो कैरी फॉरवर्ड है आपको ये समझ में आना चाहिए 22-23 का वो ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये 1 साल होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो बेटा ये जो 5,000 का अनयूज एनुअल अलाउंस है ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। 19-20 में अभी भी जो 5,000 का अनयूज एनुअल अलाउंस बाकी है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड जो अमाउंट होगा 5,000 होगा। तो नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये जो अनयूज का चक्कर है बेसिकली इसके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर करें, अगर आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर हैं और आपके सिलेबस में बेटा 2 ही रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम है, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान है और दूसरा पर्सनल पेंशन प्लान है। जब आप एक रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर बनते हैं तो ही ये सारी बातें आपके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर आपके लिए 40,000 की लिमिट है, अनयूज को आप 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको आप FIFO बेसिस पे यूज करेंगे, बट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम। अगर आप बेटा रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं है और आप बोले मेरे पास अनयूज एनुअल अलाउंस अवेलेबल है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारे रूल्स सिर्फ उस वक्त अप्लाई होंगे जब आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर हो, नंबर 1, तो फिर ये सारे मसले आएंगे कि अनयूज को 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो, FIFO बेसिस पे यूज करें, ऑल दैट स्टफ वापस आते हैं। अब अगली चीज, सवाल ये पैदा होता है कि जो एनुअल अलाउंस की 40,000 की लिमिट है ये कंज्यूम कैसे होती है।
ये मैक्सिमम 4 तरह के कंट्रीब्यूशन से कंज्यूम होती है। रिपीट, ये जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है 40,000, ये मैक्सिमम 4 कंट्रीब्यूशन से कंज्यूम होती है। नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर आपके लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये 40,000 की लिमिट कंज्यूम होगी। अगर एम्प्लॉय खुद अपने लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी ये लिमिट कंज्यूम होगी। आपका एम्प्लॉयर अगर आपके लिए पीपीसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये लिमिट कंज्यूम होगी, और इंडिविजुअल खुद अगर ग्रॉस पीपीसी कर रहा है तो ये लिमिट कंज्यूम होगी। मैक्सिमम 4 ऐसे कंट्रीब्यूशन है जिससे 40,000 की एनुअल अलाउंस की लिमिट कंज्यूम होती है। नंबर 1, बेटा अगर आपके लिए आपका एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो ये लिमिट कंज्यूम होती है। एम्प्लॉय खुद अपने लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो ये लिमिट कंज्यूम होगी। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है तो ये लिमिट कंज्यूम होगी, और अगर आप खुद ग्रॉस पीपीसी करते हैं अपने लिए तो ये लिमिट कंज्यूम होगी। अब देखिएगा, लेट्स से 40,000 की लिमिट है और ये मैंने चारों कंट्रीब्यूशन माइनस किए। स्टिल अगर ये पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, FIFO बेसिस पे यूज करते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव ना आए बल्कि नेगेटिव आए। अगर ये नेगेटिव है तो अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम एनुअल अलाउंस चार्ज कहते हैं। इफ इट कम्स नेगेटिव, 40,000 में से आपने चारों कंट्रीब्यूशन माइनस की और नेगेटिव आ गया। अगर बेटा नेगेटिव आ जाता है और आपके पास कोई अनयूज्ड लिमिट मौजूद नहीं है, नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव को एनुअल अलाउंस चार्ज कहते हैं, और उस एनुअल अलाउंस चार्ज पे आपको टैक्स देना पड़ता है और उस पे नॉन सेविंग वाले टैक्स रेट अप्लाई होता है। जी, अगर नेगेटिव आता है रिप्रेजेंट एक्सेस पेंशन कंट्रीब्यूशन, इट इज योर नॉन सेविंग इनकम। इफ एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज मेड, उसको हम नॉन सेविंग इनकम की तरह लेंगे और सबसे एंड में उस पे टैक्स लगाएंगे। लेट्स से एक एम्प्लॉय का पहला साल है, लेट्स से एक शख्स, एक एम्प्लॉय है जिसका पहला साल है कि वो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर बना। लेट्स से 21-22 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम, और लेट्स से आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए 20,000 कंट्रीब्यूट किया, आपने खुद 40 कंट्रीब्यूट कर दिया, फिर एम्प्लॉयर ने आपके लिए 10 और पीपीसी में कंट्रीब्यूट कर दिया। इट मींस आपने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया? 30। लेट्स से आपका पहला ही साल था रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर बने हुए। जाहिर सी बात है, जब आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर बनते हैं तो ये सारे रूल्स आते हैं। तो प्रीवियसली कुछ अनयूज इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्रीवियसली यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम। मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूं, आप अज्यूम कर लो कि यही आपका पहला साल है, आप रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर बने और आपने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया। ये बेटा जो 30,000 आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर दिया, इसको हम कहते हैं एनुअल अलाउंस चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल अलाउंस चार्ज। और इस एनुअल अलाउंस चार्ज को नॉन सेविंग इनकम की तरह लिया जाएगा और सबसे लास्ट में इसके ऊपर टैक्स के रेट्स लगेंगे नॉन सेविंग वाले। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं जिससे शायद आपको थोड़ा आइडिया हो। एक चीज मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आपको अगर जो बुक मिली है उसमें अगर क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे तो उसके लिए अपॉलॉजीज, कोई मसला नहीं है। बाकी सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच इज रियली गुड। Mr. N has an employment income 96,000. Following contribution were made in pension plan. Employee contribution in occupational. बेटा एम्प्लॉय जो ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है वो उसके लिए एक अलाउएबल एक्सपेंस है, उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम होती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने बेटा आपके लिए 15,000 कंट्रीब्यूट किए। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है किसी भी प्लान में, वो एम्प्लॉय के लिए एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है। मिस्टर एन ने खुद पर्सनल पेंशन प्लान में 12,000 नेट, ग्रॉस 15,000 कंट्रीब्यूट किया। मिस्टर एन हैज नो अनयूज एनुअल, प्रीवियसली इसके पास कोई अनयूज एनुअल अलाउंस नहीं है और हमें टैक्स निकालना। प्रीवियसली इस बंदे के पास कोई अनयूज एनुअल अलाउंस नहीं है। वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट टैक्स। गुड है जी। कहाँ ले लें टैक्स? आई नीड दिस क्वेश्चन। अगर मुझे स्क्रीन पे ये सवाल मिल जाए क्योंकि बार बार वरना स्क्रीन देखनी पड़ेगी। चलें, पिक्चर ले ली हमने, सवाल मिल गया। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आपकी बुक में नंबर अलग है तो प्लीज डोंट गेट अपसेट। बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ नॉन सेविंग इनकम, नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 14 या कोई और भी नंबर हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम जो गिवन है इट इज 96,000। जब एम्प्लॉय
ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो वो एम्प्लॉय के लिए अलाउएबल एक्सपेंस है, उससे उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम होती है। तो लेस करेंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ओपीपीसी, लेस कर दें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान विच इज 35,000। और बेटा एम्प्लॉयर ने जो आपके लिए कंट्रीब्यूट किया वो एग्जाम बेनिफिट है, वो भी दिखाना होता है। employers contribution in OPP, ये बेटा एग्जेम्प्ट है। और मिस्टर एन ने खुद पीपीसी में कंट्रीब्यूट किया है, पहले भी बात हो चुकी है, जब एक इंडिविजुअल अपने लिए खुद पीपीसी में पर्सनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसका एक्सपेंस नहीं होता। तो बेटा 96,000 में से माइनस कर दें, टोटल इनकम आ जाएगी। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 96,000 में से 35,000 माइनस करते हैं तो आई एम गेटिंग 61,000। इसमें से बेटा पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे 12570, तो 61,000 में से 12570 माइनस करते हैं तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है 48,430। हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है 48,430। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। बेटा बेसिक रेट बैंड है आपके पास 37,700, इसमें आप ग्रॉस पीपीसी ऐड कर देंगे जो एम्प्लॉय ने अपने लिए खुद किया है 15,000। 37,700 में अगर आप 15,000 ऐड कर देंगे, देखिए 12,000 नेट है। ग्रॉस पीपीसी से क्या होता है, बेसिक और हाई रेट बैंड बढ़ता है, तो ये हमारे पास आ रहा है 52,700। तो आपके पास जो बेटा बेसिक रेट बैंड की लिमिट आ रही है 52,700 आ रहा है, तो पूरा 48,430 बेसिक रेट बैंड में फॉल कर जाएगा। बेसिक रेट नॉन सेविंग 48,430 का 20%, 48,430 का 20%, जो कि 9686 आता है, 9686। ओके, अब बेटा ये देखना है कि प्रीवियसली तो कोई अनयूज्ड लिमिट है नहीं एनुअल अलाउंस की, और करंट ईयर की जो लिमिट है वो 40,000 है। तो हमें ये देखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन 40 से ज्यादा तो नहीं है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 40 से ज्यादा है तो उसको एनुअल अलाउंस चार्ज कहेंगे और उस पर हमें नॉन सेविंग वाले टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे। तो एक वर्किंग करते हैं। टैक्स ईयर बेटा 21-22, हमारे पास जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है, एनुअल अलाउंस ऑफ पेंशन 40,000। एम्प्लॉयर ने बेटा, एम्प्लॉय ने 35 कंट्रीब्यूट किया। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन in OPP is 35,000। एम्प्लॉयर ने 15 कंट्रीब्यूट किया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने 15,000 कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉय ने खुद ग्रॉस पीपीसी भी किया। एम्प्लॉइज ग्रॉस पीपीसी इज 15,000, तो बड़ा ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया आपने लिमिट से। जो आपने लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया इसको कहेंगे एनुअल अलाउंस चार्ज। एनुअल अलाउंस चार्ज, तो बेटा 40 में से अगर मैं 35 15 माइनस कर दूं तो आपके ऊपर जो एनुअल अलाउंस चार्ज आ रहा है 25,000 आ रहा है। एनुअल अलाउंस चार्ज कितना आ रहा है 35। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली, इस एनुअल अलाउंस चार्ज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और इस पे नॉन सेविंग के टैक्स रेट लगेंगे। प्लीज सुनिएगा, आपके पास जो बेसिक रेट बैंड है ग्रॉस पीपीसी की वजह से वो 52,700 पे आ चुका है। ऑलरेडी बेसिक रेट बैंड
48,430 तक आपने कंज्यूम कर लिया है। इट मींस अगर मैं आपसे पूछूंगा यार बेसिक रेट बैंड में कितनी लिमिट बाकी है, तो आप 52,700 में से 48,430 माइनस करेंगे तो आपके पास अनयूज आ जाएगा, इतना अमाउंट बाकी है। 52,700 माइनस 48,430, तो बेटा आपके पास जो अनयूज लिमिट आ रही है वो 4,270 आ रही है। रिपीट, ग्रॉस पीपीसी 15,000 होने की वजह से हमारी जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है वो 52,700 पे आ चुकी है। उस 52,700 में से 48,430 आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो, तो आपकी जो अनयूज लिमिट बची है वो 4,270 बची है बेसिक रेट बैंड में। तो देखिएगा, एनुअल अलाउंस चार्ज जो बेसिक रेट में आ रहा है वो सिर्फ 4270 आएगा। उसके बाद तो आपका बेसिक रेट बैंड ही खत्म हो जाएगा भाई, 854। अब सुनिएगा, आपका जो एनुअल अलाउंस चार्ज आया था ना वो 25,000 आया था। 25 में से 4270 बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा है, तो बाकी सारे का सारा हाई रेट बैंड में फॉल करेगा जो कि 20730। बाकी सारे का सारा बेसिकली हाई रेट बैंड में फॉल करेगा विच इज 20,730। तो आप लिखेंगे एनुअल अलाउंस चार्ज जो कि अब हाई रेट में आएगा विच इज 20,730, लगा देंगे इस पे 40%। यानी कि अगर आपने लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पेंशन में तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है भाई। यूके 8,292, सबको ऐड कर देंगे 9686 प्लस 854 प्लस 8292, तो आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है मेरे पास वो 18,832 आ रही है इनकम टैक्स लायबिलिटी। आईटीएल जो आपके पास आ रहा है भाई दैट इज 18,832। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आईटीएल है वो 18,832 है। तो आई बिलीव के थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन 14 इज डन। तो क्वेश्चन 14 हो गया बेटा। अब एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, जस्ट अ मिनट। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, प्लीज सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उनमें होता क्या था, जैसे ही हम पीपीसी देखते थे हम उसको 100/80 करके ग्रॉस करते थे और ग्रॉस पीपीसी से हम बेसिक और हाई रेट बैंड बढ़ा देते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बेसिक रेट बैंड बढ़ाया है क्योंकि इनकम ही गरीब के बच्चों की इतनी होती थी कि हाई रेट बैंड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब सुनिएगा, अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट है कि यार एक्चुअली बैंड बढ़ाना किससे। रिपीट, हमेशा शायद ग्रॉस पीपीसी से बैंड नहीं बढ़ते, बैंड एग्जैक्टली किस वैल्यू से इंक्रीज होगा उसका भी रूल है। देखिएगा, पेंशन रिलीफ रिस्ट्रिक्टेड बैंड जो इंक्रीज होगा ना वो होता है लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी और दूसरा है हायर ऑफ। हायर ऑफ में दो चीजें होती हैं, 3600 टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। रेलेवेंट अर्निंग्स में तीन चीजें आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश हॉलिडे लेटिंग। आप रिकॉल करें हमने प्रीवियस लेक्चर में जब फर्निश हॉलिडे लेटिंग पढ़ा था तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि फर्निश हॉलिडे लेटिंग की जो अर्निंग्स है रेलेवेंट अर्निंग्स है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के लिए रिपीट कर रहा हूं सारा, हम ये सीखने जा रहे हैं कि ग्रॉस पीपीसी के केस में बैंड एक्चुअली इंक्रीज किससे होगा। बैंड एक्सटेंडेड है जी लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी, हायर ऑफ में दो चीजें 3600 ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, और सेकंड है जी टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, फर्निश हॉलिडे लेटिंग, जो भी हायर ऑफ है। मैं अगर एग्जांपल देता हूं आपको ताकि बात क्लियर हो। लेट्स से मिस्टर एक्स ने ग्रॉस पीपीसी किया 40,000 और एक मिनट के लिए हम कह देते हैं कि इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 40 है, इसकी ट्रेडिंग इनकम 60,000 है, इसकी फर्निश हॉलिडे लेटिंग 0 नहीं है कोई। इसका मतलब रेलेवेंट अर्निंग का टोटल 1 लाख है।
बैंड किससे बढ़ेगा देखिएगा, बैंड जो बढ़ता है ना वो होगा लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी जो कि 40,000, और यहां से हम आते हैं हायर ऑफ, हायर ऑफ 3600 एंड टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। मेरी एग्जांपल में रेलेवेंट अर्निंग्स का टोटल है 1 लाख, तो 3600 और 1 लाख में से हायर ऑफ क्या होगा 1 लाख, तो यहाँ पे आप 1 लाख लिखोगे। फिर ऊपर जब जाओगे तो लोअर ऑफ 40 और 1 लाख में से लोअर ऑफ क्या है 40,000, तो आप बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड जो बढ़ाएंगे 40,000 से बढ़ाएंगे। तो बेटा आज के बाद एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप ग्रॉस पीपीसी देखेंगे तो आप थोड़ा सा ख्याल रखा करोगे यार बैंड एक्चुअली इंक्रीज किससे करना है। एक और मैं अगर आपको आइडिया देता हूँ समझाने के लिए, खाली फिर सवालों पे भी आता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार मिस्टर एक्स का ना ग्रॉस पीपीसी का अमाउंट है 35,000 और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है बस 20,000, इसके पास प्रॉपर्टी इनकम है 30। अब सुनिएगा, हमको ये बताना है कि यार बैंड जो है ना वो किससे बढ़ाएंगे, तो प्लीज देखिएगा लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी, ग्रॉस पीपीसी है 35,000 और यहां से हम आएंगे हायर ऑफ, हायर ऑफ में बेटा 3600 और दूसरी चीज होती है टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स, टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। बेटा रेलेवेंट अर्निंग्स में 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है रेलेवेंट अर्निंग्स को लेके, वैसे तो प्रॉपर्टी इनकम भी है लेकिन प्रॉपर्टी इनकम को जब हम रेलेवेंट अर्निंग्स की बात करते हैं पेंशन में रेलेवेंट अर्निंग्स में से 3 बातें आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। तो यहाँ टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग में 20,000 है, तो दोनों में से कौन सा हायर ऑफ है, ऑब्वियसली 20। और अब देखिएगा बैंड जो बढ़ेगा लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी एंड 20,000, तो ऑब्वियसली बैंड कितने से बढ़ेंगे 20 से। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आज के बाद जब आप ग्रॉस पीपीसी देखेंगे तो आप थोड़ा सा इस बात पे भी दिमाग लड़ाएंगे कि एक्चुअली मुझे बैंड किस वैल्यू से इंक्रीज करना है। व्हेन डू वी नीड टू चेक बैंड एक्सटेंडेड बाय, हिंट ये यार जब भी पीपीसी गिवन हो ना क्वेश्चन में तो आप थोड़ा सा देख लें बैंड आपने किससे इंक्रीज एक्चुअली करना है। देखते हैं, Mr. Z has property income 37,000, trading income 7,000. He made pension contribution 12,000 in personal pension plan. ये इसके पास unused 26 भी given है, कोई मसला ही नहीं। तो मैं तो चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करें यकीन माने और क्वेश्चन नंबर 15 को आप अटेम्प्ट करें, which looks right now very very simple। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ यार ताकि मुझे मसला ना हो सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बेटा इनके पास प्रॉपर्टी इनकम 37,000 है, ठीक है, नॉन सेविंग है सारी, प्रॉपर्टी इनकम 37,000, ट्रेडिंग इनकम भी नॉन सेविंग इनकम है which is 7,000। he made a pension contribution 12 आते हैं जिसमें पीपीसी को एक्सपेंस नहीं माना जाता, दोनों को ऐड कर दें, टोटल इनकम ले लें 44,000। इसमें से बेटा आप पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें 12,570, आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 44,000 में से बेटा मैं अगर 12,570 माइनस कर दूं तो टैक्सेबल इनकम आ रही है 31,430, सारे बेसिक रेट बैंड में आएगा। फिर भी मैं बताऊंगा आपको बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा किससे इंशाल्लाह, पहले इसको देख लें। इनकम टैक्स लायबिलिटी जो आएगी 31,430 का 20%,
6286। इनकम टैक्स लायबिलिटी का 20%, सॉरी जो 31,430 का 20% लूंगा तो इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी 6286। इस सवाल में ऑफ कोर्स बैंड बढ़ाए ना बढ़ाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि टैक्सेबल इनकम ही बेसिक रेट बैंड से भी कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं बैंड बढ़ेगा किससे। बैंड जो बढ़ता है वो लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी। बेटा जो बैंड बढ़ेगा ना वो है लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी एंड हायर ऑफ। इन्होंने 12,000 का पीपीसी किया है, कुछ मेंशन ना हो तो नेट होता है, इसको अगर आप ग्रॉस करेंगे तो 15,000 आएगा। हायर ऑफ में दो चीजें होती हैं, वन इज 3600 व्हिच इज फिक्स एंड द सेकंड इज टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। रेलेवेंट अर्निंग्स में तीन आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। इनके पास सिर्फ ट्रेडिंग इनकम है व्हिच इज 7,000। इनमें से हायर ऑफ क्या है 7, और 7 और 15 में से लोअर ऑफ क्या है 7। तो अगर इस सवाल में मुझे बैंड बढ़ाना पड़ता, अगर इनकम इतनी ज्यादा होती तो मैं बेसिक रेट बैंड को, हायर रेट बैंड को 7,000 से इंक्रीज करूंगा। अब बेटा जो अगला सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को बेसिकली आप खुद अटेम्प्ट करें और फिर इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।